नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर नक्सलियों ने हमला किया और फायरिंग में 25 जवान शहीद हो गए, 6 घायल हुए हैं, 8 लापता हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चिंता गुफा और बुरकापाल के करीब सड़क बनाई जा रही है। शहीद जवान वहां सड़क बना रहे मजदूरों की सुरक्षा में लगे हुए थे। सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी में 99 जवान थे जिनको सड़क सिक्योरिटी में लगाया गया था। करीब 300 नक्सलियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। मुठभेड़ के दौरान 10-12 नक्सली भी मारे गए। सुकमा में बीते 1.5 महीने में सीआरपीएफ जवानों पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 11 मार्च को भी नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था और इसमें 12 जवान शहीद हो गए थे। सवाल आखिर ये उठ रहा है कि फिलहाल जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्या ये सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार की जो नक्सल नीति है वो आखिर क्या है और इसमें बदलाव की ज़रूरत है क्या, और अगर बदलाव चाहिए तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए, समझने की हम कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मौजूद हैं। स्वागत है आपका। दूसरे खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, साइकत दत्ता और साथ ही शोमा चौधरी। दोनों पत्रकारों ने सुरक्षा मामलों पर गहरी पड़ताल की है। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ज़मीनी हालात हैं वो आखिर किस तरह के हैं। सबसे पहले जनरल सहगल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जिस तरह का ये हमला है ज़ाहिर निंदनीय है। जो भी व्यक्ति जो है ज़रा भी संवेदनशील है उसको इस बात की चिंता है कि आखिर सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात हैं, लेकिन पहली नज़र में आपको ये किस तरह का हमला लगता है? ये हमला बड़ा सोच समझ कर किया गया। वो आपकी मूवमेंट को कई दिन से मॉनिटर कर रहे थे। आप उसी सड़क से आते हो, उसी सड़क से जाते हो। जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो रोड ओपनिंग ड्रिल्स हैं, उन सब में बहुत बड़े पैमाने पर कमज़ोरी थी। इसी जगह पर अनेकों बार हमले हो चुके हैं। कुछ ही दिन पहले हुए थे जब 12 आदमी मारे गए, लेकिन आपने किसी प्रकार के कोई लेसन नहीं ऐलान किए। आपकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे बड़े कमज़ोर थे। कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में नहीं थी। जो इंटेलिजेंस ग्रिड और सिक्योरिटी ग्रिड है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से टाइमली इनपुट्स होने चाहिए थे वो इनपुट्स नहीं थे। ये कैसे हो सकता है कि 300 आतंकवादी आ जाएं और आपको किसी प्रकार की खनक भी ना हो कि 300 लोग आ गए हैं? और 300 लोग जब हो रहे थे, जाहिर है एक बड़ी प्लानिंग की गई होगी। आप ही कह रहे हैं सोचा समझा पूरे तरीके से हमला है, तो क्या आपको लगता है कि जो एक लोकल इंटेलिजेंस है उसका सबसे बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है इसमें? हर प्रकार की इंटेलिजेंस फेलियर इन टोटलिटी है, चाहे एट द लेवल ऑफ द सीआरपीएफ, एट द लेवल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस, इवन द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज। इतने बड़े तादाद में लोग आ जाएं और उससे पहले वो विलेजर्स आएँ जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को, आपके मूवमेंट को, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आपके लुकआउट्स कहाँ थे, आपके ऑब्जर्वर्स कहाँ थे? आपके अपने आदमी होने चाहिए थे जो आपके पेरोल में थे नक्सलाइट्स के बीच में। हु शुड हैव बीन इन्फॉर्मिंग यू? वो सारी की सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ। हर बारी ऐसे हादसे होते हैं, हादसों के बाद अकल आती है और हम कहते हैं कि उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्या वो फैमिलीज़ जो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई हैं, उनका क्या होगा? उनके दुख को इस माफी की कार्रवाई से मुक्त किया जा सकता है? कैंडल लाइट मार्चेस वगैरह से क्या उनको फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जैसे ही ऐसे हादसे होते हैं पूरा देश एकजुट होके एक आवाज़ में इस माफिक के हमले को कंडेम करना चाहिए। बट यहाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इमीडिएटली पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। आप देखो कई लीडर्स कह रहे हैं ये जो हुआ ठीक हुआ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बजाय इन वन वॉइस द नेशन मस्ट से कि इस माफिक के हादसे को हम किसी प्रकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जिन्होंने इस माफिक की कार्रवाई की है उनका खात्मा तो लाजमी है। लेकिन मेरा है कि वाई आर वी अलाउइंग इस माफिया के हादसे हो क्यों? बिल्कुल, मैं ये अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती थी। आप कह रहे थे कि पूरी तरीके से इनका खात्मा होना चाहिए, लेकिन क्या बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में जैसा आप कह रहे हैं, क्या इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं? खात्मा आखिर कितने लोगों का खात्मा करेंगे? ये तो जानना भी मुश्किल है कि कितने माओवादी हैं, कितने समर्थक हैं। तो अगर ये भी मान लें कि अगर सरकार की पॉलिसी बदलती भी है इसके मद्देनज़र, तो भी किस तरह से इसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखा जाएगा? साइकत दत्ता, यहाँ पर मेजर जनरल सहगल ने जिस तरह की बातें कही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हर तरह का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का फेलियर बता रहे हैं, और दूसरे ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल एक आवाज़ में इस तरह की बात सामने आनी चाहिए कि अब खात्मा होगा तमाम माओवादियों का।
देखिए, अगर आप देखें तो मैं कुछ हद तक ज़रूर सहमत हूँ जनरल साहब के साथ कि कई तरह के फेलियर्स हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप देखें 2010 में नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल इसी तरह का एक हमला हुआ था जिसमें 27 से 28 जवानों शहीद हुए थे। वो भी आरोपी पे थे और जो रिपोर्ट बनाया गया था उस हमले के बाद उसमें देखा गया था कि जितने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया था और इन्होंने ये मारे गए थे। और अभी जो खबर आ रही है, जो टैक्टिकल अप्रिसिएशन किया जा रहा है, फिर से पता चल रहा है कि वही मिस्टेक्स, वही गलतियां जवानों से हुई और कोई इंटेलिजेंस नहीं था। पर सिर्फ ये कहना कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, टैक्टिकल फेलियर है, वो काफ़ी नहीं होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखें, एक हद से आप देखिए कि एक इतना बड़ा फोर्स जो है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा फोर्स है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, उनके एक चीफ तक नहीं है और ये एक बहुत बड़ी खामी है। जी हाँ, शुमा चौधरी, ये बताइए फिलहाल कि अपने रिपोर्टिंग के दिनों के दौरान आपने जिस तरह से देखा होगा, ज़मीन पर भी कई बार इसको सामाजिक नज़रिए से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नक्सलवादी हैं उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिलता है। 300 लोग इकट्ठा होते हैं, गांव में से किसी को भी कोई भी खबर नहीं पहुँचाता CRPF की तरफ, या जो मुखबिर होते हैं उनके ज़रिए भी पता नहीं लगता। किस तरह का ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल कैसे पता चलता है? क्या आपको लगता है वाकई के सामाजिक समर्थन भी आपको ज़मीन पर नज़र आ रहा है, तभी जो है बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से 300 लोग जमा होकर हमला करते हैं देश की जो है अर्धसैनिक बलों पर, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती? जी अरफा, सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि जो अभी हादसा हुआ है, क्योंकि इसमें गरीबों को मारते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, हमारे CRPF जवान और जो पीड़ित पॉपुलेशन है, आबादी है, दोनों ही गरीब हैं और एक दूसरे को मारते हैं। और अभी इतने जवानों शहीद हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और ये भी नहीं कि वो सर्च पार्टी में थे या कोई रेड में थे, पर सड़क का सुरक्षा कर रहे थे। तो पहले वो बात मैं ठहरानी चाहूँगी। उसके बाद वही इशू आता है बार बार कि जब ऐसे हादसा होते हैं तो हम कहते हैं कि या तो इसका ख़त्म होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी अप्रोच होनी चाहिए, श्रीलंकन सोल्यूशन होनी चाहिए। और जब हादसा के बाद कुछ दिन बाद सब लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। जो सामाजिक ग्राउंड रीजंस है कि लोग इनसे जुड़े हुए हैं या दोनों फोर्सेस के बीच में पिसे जा रहे हैं, उस पर फिर नज़रअंदाज हो जाती है और हम इसमें कोई सस्टेन्ड काम कभी नहीं करते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से ऑफ कोर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की हूँ, पर जहाँ तक मेरी समझ है, अभी कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो जो भी वहाँ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, जो जर्नलिस्ट थे, मालिनी सुब्रमण्यम, बेला भाटिया, नंदिनी सुंदर, जो भी एक संविधान के लिए वहाँ पे आवाज़ पहुँचाते हैं, वहाँ की आवाज़ उठाते हैं, सबको वहाँ से फरार कर दिए हैं, वहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग का दुख है उसका कोई आवाज़ नहीं रहता है। तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का टुक नोटिस ऑफ द फैक्ट कि 28 महिलाओं का बलात्कार हुआ था फोर्सेस के तौर से। अभी हाई कोर्ट भी उस पर एक इंक्वायरी और केस चल रही है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे हादसा होते रहते हैं बिलो द रेडार, जहाँ पे शायद हमारी जवान्स का भी कसूर है, और दूसरी तौर से माओइस्ट समाज को भी बहुत सता रहे हैं, क्योंकि इस वॉर में कुछ गांव वाले या दबाव पे या अपने दिल से पुलिस इन्फॉर्मर्स बन जाते हैं, तो फिर माओइस्ट उनको मारते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो गरीब लोग दोनों तरफ से पिसे जा रहे हैं। और जब भी हम वहाँ पे लोगों के साथ बात करते थे तो वो गवर्नमेंट से परेशान थे और माओइस्ट से भी परेशान थे, पर इस चीज़ पे कभी भी हमारा कोई सस्टेन्ड डायलॉग नहीं रहा है। और बहुत साल से हमारा एफर्ट भी नहीं रहा है कि माओइस्ट के साथ बात करें, क्योंकि हम हर टाइम यही कहते रहे हैं कि एक बहुत सरफेस लीडरशिप है, जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है। बाकी जो ज़मीन से उनका कैडर्स है वो तंग आके जुड़ते हैं उनके साथ। इतने सारे महिलाएं हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी 60% ऑफ द माओइस्ट कैडर्स आर जस्ट ट्राइबल वुमेन। तो हमें ज़रूर पूछना है कि क्या तंग उनको सहना पड़ता है कि वो माओइस्ट कैडर से जोड़ रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं और ऐसे कठिन जीवन जी रहे हैं जहाँ पे उनको भी बहुत खतरा है। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब मिस्टर चिदम्बरम थी, या अब मिस्टर राजनाथ है,
कोई भी इस पे एक सस्टेन्ड डायलॉग या सोच नहीं रखा है, और बिल्कुल। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण जो हैं बिंदु आपने उठाए हैं शोमा। मैं चाहती हूं कि यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हैं, वो इन बातों का जवाब दें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये बताइए, फिलहाल की शहादत की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने भी की, बीजेपी और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करती है कि हम देख लेंगे, बता देंगे, बदला लेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ब्लैक एंड वाइट में वाकई आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से शोमा कह रही हैं, और ये बात इस बात की यहाँ पर भी शहादत मिल रही है कि 300 लोगों में बड़ी तादाद में महिलाएँ शामिल थीं, पुलिस में मामले दर्ज हो रहे हैं, वहाँ जो स्थानीय जनता है वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो माओवादी संघर्ष है कहीं ना कहीं इस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन, महिलाओं के साथ ज्यादती और जो भी विकास कार्यक्रमों का वहाँ न पहुँचना, इससे खाद पानी मिल रहा है? क्या सरकार इस बारे में सोच भी रही है? देखिए, एक तो ये दुखद घटना है, शहीदों को श्रद्धांजलि तो हम देंगे, और इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में बदलाव आना चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आ रही है। क्योंकि जो नक्सलाइट्स हमले हो रहे हैं उसमें आपने भी बात की, अभी हमने और भी जगह देखी, सभी जगह की अल्टीमेटली दोनों तरफ से गरीब लोग, दोनों तरफ से, चाहे सरकार की कुछ इश्यूज हैं या नक्सलाइट्स के, दोनों तरफ से गरीब लोगों को समस्या, और उनको एक्सप्लॉयटेशन नक्सलाइट्स कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन जो होगा ना, बातचीत से, हमें लगता है कि बातचीत से, नक्सलाइट से अगर हम बात कर लेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यह बात जितनी देर तक हम चलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं लगेगा इसका। तो यानी मैं बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर क्या मैं मानूं, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी अब ये होगी कि माओवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन बातचीत से, बातचीत हो या ना हो, इसका सॉल्यूशन बातचीत से नहीं निकलेगा। बातचीत में आप एंगेज करते रहिए, लेकिन अगर कोई सरकार सोचेगी कि बातचीत से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो यह स्टेज पे बातचीत से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्या बीजेपी का ये पॉलिसी डिसीजन है? जो अल्टीमेटली सोच क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अमित शाह जी ने भी नक्सलबाड़ी में आज यही कहा है कि अल्टीमेटली वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी हम उस वहाँ के एरिया के एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएंगे। और नक्सलाइट्स का भी क्या ऑब्जेक्टिव है इस सारे, ये रोड्स कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे, इंटीरियर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडा को वो फेल करते हैं। उनका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का मैकेनिज्म यह है कि गरीबी रहे, भुखमरी रहे, लोग, हम उनको एक्सप्लॉयट करते रहे, कानून की पहुंच वहाँ तक ना हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन उनका ना हो, तो इसको रोक, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो सरकार के पास विकल्प क्या है? अगर माओवादी रास्ते में आते रहेंगे, ये भी मान लें कि सरकार की नीयत बहुत साफ है, वो वहाँ विकास कार्यक्रम चलाना चाहती है, सरकार की मंशा ये नहीं है कि जंगल से जंगल के लोगों को निकाल दिया जाए, सरकार की मंशा ये भी नहीं है कि जो कॉरपोरेट फोर्सेज हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, ये भी मान लें अगर कि सब कुछ साफ है, तो कैसे आप करेंगे विकास अगर माओवादी वहाँ पर मौजूद है? और अगर आम जनता का, लोकल जनता का समर्थन अगर वहाँ पर है माओवादियों को, तो आप क्या करेंगे? और आप कह रहे हैं आप बातचीत करेंगे नहीं? नहीं, अब देखिए, मंशाओं से सरकारें नहीं चलती, मंशा तो हर आदमी की, मेरे को लगता है कि देश का हर व्यक्ति की मंशा यही होगी कि हमारे देश की नक्सल समस्या समाप्त हो जाए। और 70 साल से भी मंशाएं थी, मंशाओं से या बातचीत से सॉल्यूशन नहीं होगा। सरकार, और अभी आपके इस शो में भी जो बात हो रही थी, वो उनका समर्थन जो गरीब तबके का है नक्सलाइट्स को जो है, वो इसलिए नहीं है कि वो बंद से उनके साथ है, या तो फाइनेंशियल कोई ना कोई उसमें इशू है, या उनको डर है, दबाव है, और भी जितने भी नहीं। गोपाल जी, मुझे संक्षेप में आप ये बता दीजिए कि आखिर एनडीए सरकार की नीति क्या है नक्सलवाद? देखिए, नीति जो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसको उस तरह स्टेट गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली इसको देखना पड़ेगा। उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट, चाहे रोड के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, उसके लिए सरकार को बिल्कुल वही फोकस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि उस क्षेत्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। और तीसरी बात, अब 8 मई को आज होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम दोबारा से पुनर्विचार करेंगे। ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी ज्यादा बनती है, तो वह उस और इत्तेफाक से स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्टी दूसरी नहीं है कोई। नहीं, बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंशाओं से ना सरकारें चलती हैं,
ना अभी तक चली है। चलिए, शोमा चौधरी शायद जवाब दे रही हैं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ आऊंगी। शोमा, यही कह रहे हैं कि बातचीत नहीं होगी, बातचीत से जो है कुछ हल नहीं होगा। क्या ये माना जाए कि फिलहाल यूपीए के दौर में जो एक बार जो है बड़ा बयान आया था कि पूरे तरीके से जो है बॉम्ब कर दिया जाए, माओवादियों को, पूरे इलाके को ख़त्म कर दिया जाए, अब बराबर इस तरह की बातें आ रही हैं कि बदला लेंगे, देख लेंगे, आपको क्या लगता है कि ये कोई फीजिबल ऑप्शन है क्या? वाकई हम देख रहे हैं प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स पे भी लगातार इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, इस मुद्दे पर राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं ये सुन के तो बहुत हैरान होती हूँ आरफा जी कि बातचीत करने को तैयार नहीं है, या इस गवर्नमेंट और इसके पहले भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थे, अभी कश्मीर पे भी यही वार्तालाप हो रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, हम बस मनी फोर्स के तौर से हम इसको सप्रेस करेंगे। पर अगर आप इसमें देखें तो हमारे अपने लोग ही मर रहे हैं इसमें, और डेवलपमेंट की जो जहाँ तक बात होती है, इससे ही तो शुरू हुई थी ये सब संघर्ष, कि पहले इस पे निगलेक्ट थी। जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तब गवर्नमेंट की आंखें वहाँ पे पड़ती है। पहले जैसे अभी भी अगर आप यूपी में देखिए, सिंगरौली जगह है, सोनभद्रा जगह है, जहाँ पे कोई माओइस्ट मूवमेंट है नहीं, वहाँ में इतने बैकवर्ड रीजन्स है पर गवर्नमेंट की आंखें वहाँ पे पड़ती भी नहीं है। पर अगर अब संघर्ष की वजह से अगर है तो इसमें भी डायलॉग होनी चाहिए कि किस तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ लोग चाहते हैं। और बहुत सारा जो लोग एलिनेटेड फील करते हैं, इसी वजह से फील करते हैं कि हम वहाँ पे अगर माइनिंग कंपनीज लाएं तो जीडीपी तो बढ़ेगी, पर लोगों की हालात, लोगों की लाइफ उस चीज़ से उनको उन्नति नहीं मिलती है। पर हम उसी चीज़ को हम वहाँ जचाने चाह रहे हैं। हम उनके लिए जो उन्नति होगी, उनके हिसाब से डेवलपमेंट होगी, या उनकी उसमें कोई शेयर होल्डिंग है या स्टेक होल्डिंग है, किस तरह से होगी। इनफैक्ट इसकी ऑपोजिट चीज़ हो रही है कि हम जो ग्राम सभा लॉज है, पीसा लॉज है, 6 शेड्यूल लॉज है, उसको तो हम एकदम नज़रअंदाज कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम लोगों की समर्थन पाए, ये संघर्ष कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम कितने लोग को मारेंगे। बिल्कुल, आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जमीन पर जो है किलोमीटर में फैला हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप जमीन पर जो आम लोगों का समर्थन है वो बहुत मायने रखता है। जल्दी से गोपाल जी। मैं इतना कह रहा हूँ, हमने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप एंगेज कर सकते हैं नक्सलाइट्स को, वो सब करेगी सरकार, वो सब करेगी, लेकिन अल्टीमेटली हम ये नहीं मान के चल रहे कि बातचीत से इसका सॉल्यूशन होगा। साइकत, आपको क्या बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता, कोई क्लैरिटी इनकी पॉलिसी में नजर आ रही है? मैं जिस 2-3 सवाल अगर आपके जरिए उनसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात, 2010 में 74 जवानों शहीद हो गए और उसके 1 महीने बाद तकरीबन 30-35 जवान शहीद हो गए, और हर साल हमने देखा है इतने सारे जवान सीआरपीएफ के और लोकल स्टेट पुलिस के वहीं शहीद होते हैं। पिछले 10 साल से ऊपर किनकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, सीआरपीएफ एक सेंट्रल फोर्स है और इस सेंट्रल फोर्स का पिछले 2 महीने से कोई चीफ नहीं है, एक एक्टिंग चीफ कर रहे हैं। इस हालात में जिस फोर्स को आपने तैनात किया है, आपका सबसे बड़ा फोर्स है सेंट्रल फोर्स, जो माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए आपने खड़ा किया है, जिनको आपने वहां तैनात किया है, उनका कोई चीफ नहीं है। इसकी जवाबदारी किसकी है? आप कब तक इन जवानों के शहीद होने के ऊपर आप पॉलिटिक्स करते रहेंगे? दूसरी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों ने कहा कि होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जब सरकार बदलती है, बोथ सेंटर पे और स्टेट में सेम सरकार रहती है, तब इन जवानों की मौत पे आप कहते हैं कि नहीं इस पे कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए, किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जवाबदेही किसके पास है? बिल्कुल, इसका जवाब मिलना चाहिए। जवाबदेही तो हमारे पास है, सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो देश की समस्याओं की जिम्मेदारी हमें है, मैंडेट हमें मिला, हम उसको करेंगे। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की बात है, उसके रिसोर्सेज तो इतना बड़ा टैकल, वो मैंडेट आपको कई साल पहले मिला था, और इस मैंडेट पिछले 10 साल से पहले से ये मैंडेट चल रहा है। कब तक, कितने लोगों शहीद होना पड़ेगा जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ इतने लोग मर चुके हैं और इसके बाद हम जवाबदारी लेंगे? तब तक आप कहते रहेंगे 10 साल 15 साल कितने और मौत होंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ। नहीं, वो दोनों चीजें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार
जिम्मेदारी है और ये कह रहे हैं केंद्र सरकार की। सबसे बड़ी बिल्कुल, बात कि मैं इतनी भी बुरी तरह मानती से तरह आप हूं। नजरअंदाज कर सकते हैं कि सीआरपीएफ का बिल्कुल चीफ नहीं नहीं कर है। सकते। आप अब यहाँ पर युद्ध का माहौल है, आप एक सीरियस वॉर बिल्कुल, लड़ रहे हैं, उसके हाँ। बावजूद उसका चीफ नहीं है उस सेना का। बिल्कुल, ये जो पॉइंट आउट हुआ है कि सीआरपीएफ की बात है, ये इशू सही है। इसीलिए होम मिनिस्टर ने आज कहा है, प्रधानमंत्री ने भी ब्रीफिंग की है और 8 मई को एक स्ट्रेटेजिक रिवीजन होगा। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, अरे केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो जिम्मेदारी कैसे नहीं है, समस्या का समाधान वो ये तो कह हमारी रहे हैं है। कि आप शहादत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, जिम्मेदारी शहादत की लेने को राजनीति तैयार कैसे, नहीं हम है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हाँ। कि हमें वहां पे ठीक करना है। नक्सल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन करना है, केंद्र सरकार को करना है, प्रदेश सरकार को करना है, जनरल और साइकिल- इसको इंटीग्रेटेड ठीक है, जनरल साइकिल ये बताइए कि बार बार जब हम सामने आते हैं और माओवाद पे चर्चा करते हैं तो एक बाइनरी हमारे सामने पेश की जाती है कि या तो विकास होगा या बल का प्रयोग होगा। कांग्रेस पार्टी कहती थी विकास भी करेंगे, बल का प्रयोग भी करेंगे। अभी फिलहाल आपको कोई नीति नजर आ रही है, नीति में कोई बदलाव नजर आ रहा है? किस तरह का बदलाव आखिर होना चाहिए? बड़ा अनफॉर्चुनेट है 3-4 चीज़ें जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि वहाँ पे गवर्नेंस नाम की चीज़ है नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी लैंड ले ली गई हैं, उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। वहाँ कोई हेल्थ केयर नहीं है, वहाँ कोई उच्च एजुकेशन के सेंटर्स नहीं है, वहाँ कुछ विकास के रोजगारी के साधन नहीं है। वो ये कहते हैं कि होने नहीं देते नक्सलवादी वहाँ। और हर बारी हम कहते हैं कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू हादसे के बाद क्यों कर रहे हैं? वाई डोंट वी हैव इन प्लेस अ वेल थॉट थ्रू पॉलिसी जिसको हम लागू करें कि हमने लोगों के दिलों को, दिमाग को, विश्वास को कैसे जीतना है, हम उस एरिया में विकास कैसे करना है। और उसी को निगाह में रखते हुए ये जो आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन इलाकों को खोलना चाहते हैं जिनमें किसी प्रकार का विकास नहीं है। नक्सलाइट्स जो हैं और मॉइस जो हैं वो घबराए हुए हैं। उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो पावर है, उनका जो नशा है, उनके पास जो पैसे आ गए हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, उसको आप एक किस्म से चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 4-5 साल में उनके पास ये पावर वगैरह नहीं रहेगा। ये हमला क्या घबराहट की वजह भी हो सकती है? ये वजह एक वो भी हो सकती है। लेकिन शोभा चौधरी जो कह रही थी, मैं उस बात को उठाना चाहती हूँ, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कह रही थी कि जिस तरह का पब्लिक सपोर्ट नजर आ रहा है, जो ज़मीनी स्तर पर अगर आम लोग ही किसी संघर्ष के साथ या उसे आतंकवादी कार्रवाई भी कह दें, अगर आम लोग उससे जुड़ जाएं तो सरकार तो बेसहारा हो ही जाएगी। दबाव में कह रहे हैं, वो तो कह ही रही हैं। क्या आपको लगता है कि दबाव दबाव में कर है रहे या हैं। वाकई जेन्युइन सपोर्ट है? क्या कहते हैं आप? जेन्युइन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि उन इलाकों में मैंने बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेट किया हुआ है। मैं नक्सलाइट्स के साथ खिलाफ काफ़ी बारी तो ऑपरेट कर महिलाएं चुका इतनी हूँ। बड़ी तादाद में क्यों शामिल ये हो रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खौफ है, क्योंकि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं और निकल आती हैं। वो लोग वही हैं। आपने सरकार को कुछ इंडिकेशन दिया, सरकार को इंटेलिजेंस दिया, सरकार को कुछ भी दिया, आपको, आपके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। सो अनलेस दी सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट कैन इंश्योर उन लोगों को जो आपके को इनपुट्स दे रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की तरफ आप ध्यान दें। अगर आप ध्यान नहीं दे सकते तो आपको किसी प्रकार का उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। और बदलाव क्या होना चाहिए पॉलिसी में अब? इट हैज़ टू बी अ पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ये कहना कि हम बातचीत नहीं करेंगे, आई डोंट एग्री। देयर हैज़ टू बी कैरेट एंड स्टिक एवरी टाइम। आप उनको कैरेट बहुत सारी दे रहे हैं, जब वो इस माफी की कार्रवाई करते हैं तो आपको जवाबी कार्रवाई बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और बड़ी रूथलेस होनी चाहिए। आप दुनिया के अगर इतिहास को देखें तो वायलेंस का जवाब अगर वायलेंस से दिया जाए तो वंस अगेन इट बी फर्दर वायलेंस। बिल्कुल। वायलेंस कभी रुकती नहीं जी। है। यू हैव टू अप्लाई अ वेरी स्ट्रांग वेल थॉट थ्रू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और साफ तौर पर इस पूरी बातचीत का जो लुबाब है वो यही है कि दो तरफ जो हैं, दोनों सबसे ज़्यादा गरीब लोग, चाहे वो सीआरपीएफ के लोग हों या उस तरफ जो है नक्सल एरिया में रह रहे लोग, या वो लोग भी जो कि मजबूर हैं नक्सलवादी संघर्ष का साथ देने के लिए। दरअसल ये शायद एक देश के लिए सबसे ज़्यादा बुनियाद कमज़ोर करने वाली बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद कोई अमूल चूल परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है भारत की नक्सल नीति पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।